मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है विकास और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे गंभीर ज्वलंत मुद्दे पर जो आज हमारे देश में अर्थशास्त्रियों के बीच एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और न सिर्फ ये हमें आर्थिक रूप से प्रभावित करेगा बल्कि आने वाले दिनों में जब अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन आ जाएगा तब यह हमें राजनीतिक रूप से भी प्रभावित करेगा। मित्रों, आज इस विषय पर चर्चा करने का मेरा जो उद्देश्य है वो ये कि हम समझ सकें कि दुनिया भर में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं अस्तित्व में हैं और उनके वास्तविक लक्षण क्या हैं और उनके मूल उद्देश्य क्या हैं, वह किस क्रम में आगे बढ़ रही हैं और वह वहाँ के नागरिकों के लिए कितना उपयोगी हैं। और उन सभी विषयों पर चर्चा करने के बाद हम ये भी देखेंगे कि हमारे देश भारत की क्या स्थिति है। तो शुरू करते हैं आज का अपना यह विषय। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो इस बात पर बहस छिड़ी थी कि हम किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाएं। दुनिया के कई सारे देशों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था और बहुत सारे देशों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। हमारे देश में पूंजी की कमी थी, परंतु अगर हम पूंजीवाद को स्थान नहीं देते तो एक यह भी समस्या रहती कि हम विश्व स्तर पर जो हमारी प्रतिस्पर्धा थी उसमें हम अच्छी रैंक हासिल न कर पाते। तो कहने का तात्पर्य ये कि गांधी जी जिस अर्थव्यवस्था की बात कह रहे थे वो कहीं न कहीं उनके मॉडल में समाजवादी अर्थव्यवस्था को ढूंढ रहे थे। वो कुटीर उद्योग के समर्थक थे, हथकरघा उद्योग उनका मुख्य लक्ष्य था, इसलिए उन्होंने उसमें समाजवाद की एक झलक या उन्होंने समाजवाद का एक रूप उसमें देखने की कोशिश की। वहीं जो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट घराने के थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उनका मानना था कि इसमें उद्योग धंधों को, बड़े जितने भी उद्योग धंधे हैं उनको भी स्थान मिलना चाहिए। वहीं अंत में तमाम तरह की बहसें हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी औद्योगिकरण के समर्थन में थे। गांधी जी ये समझते थे कि यदि औद्योगिकरण हुआ तो छोटे कामगार बेकार हो जाएंगे क्योंकि उनकी उपयोगिता नहीं रह जाएगी और सस्ते दामों पर जब वस्तुएं उत्पादित होंगी बड़े उद्योगों और कारखानों के द्वारा तब छोटे उद्यम नष्ट हो जाएंगे। इससे न सिर्फ उनका मूल रोजगार समाप्त होगा बल्कि वे जब रोजगार पाने के लिए बड़ी कंपनियों में शरण लेंगे तब उनका शोषण भी होगा। और वस्तुतः देखा जाता है कि ऐसा होता भी है। ज़्यादातर स्थानों पर जहाँ पर उद्योगों का विकास ज़्यादा हुआ है, आप आंकड़े देख लीजिए हमारे देश में, गुजरात में क्या स्थिति है, वहाँ के मजदूरों की हालत कितनी बुरी है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर शोषण का प्रभाव देखा गया है। लेकिन फिर भी तमाम ऐसी समस्याओं के बावजूद भी हम औद्योगिकरण को निगलेक्ट नहीं कर सकते थे। पूरी तरह से इस पर वाद विवाद हुआ, चर्चा हुआ और अंततः हमारे देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था, अब दोस्तों हम इसको क्रमानुसार देखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो सबसे पहले हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। इसमें जो भी संसाधन हैं प्राकृतिक से लेकर के जितने भी हैं वो प्राइवेट सेक्टर को, उस पर प्राइवेट सेक्टर का ही कमांड होता है, वही उसको जो है चलाते हैं, वही उसे रेगुलेट करते हैं और उन पर हमारी देश की जनता निर्भर रहती है। और उससे जो वो पूंजी लगाते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट जनरेट करना। वो लाभांश मतलब कि उसको जनरेट करते हैं और जहां भी वो निवेश करते हैं अपनी पूंजी को, उनका मूल उद्देश्य होता है लाभांश प्राप्त करना। अधिक से अधिक पैसे वो कैपिटल बनाने की प्रयास करते हैं
और ऐसे ही स्थानों पर वो निवेश करते हैं जहां पर उन्हें रिटर्न में लाभांश अधिक से अधिक प्राप्त होने की संभावना होती है। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अमेरिका ने इसे अपनाया, दुनिया के और तमाम देशों ने। दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये कहती है कि हमारा मूल उद्देश्य होगा जन कल्याण, यानी लोगों के हित में रह करके नीतियां बनाई जाएं और जो भी हमारे प्राकृतिक हों, चाहे जो भी हमारे पास संसाधन हों, वो पब्लिक सेक्टर में हो, यानी वो जो है सरकारी उद्यमों का, सरकार का उस पर कमांड हो और उस सरकार के अंतर्गत आए। जैसे इस समय हमारे देश की जो रेलवे एक विशेष उद्यम है, ये सरकार के कमांड में है, तो इसको हम कह सकते हैं, यह अगर रेलवे पर अगर सरकार का कमांड है और उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है वह देश के खजाने में जाता है और अंततः वह देश के लोगों के हितों में ही खर्च होता है, तो हम कह सकते हैं यह एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल है या उदाहरण है। तो हमने देखा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है क्या थी और हमारी जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब हम ये भी जानेंगे कि इन दोनों में इतना अंतर होने के बावजूद भी हमने दोनों को एक साथ कैसे ले लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों ही इकोनॉमी की अपनी अपनी खूबियां थीं और अपने अपने नफे नुकसान भी थे। इसलिए हमने दोनों अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने का प्रयास किया। इसमें जो पहली समस्या थी कि यदि हम पूरी तरह से पूंजीवाद को लाते तो कहीं न कहीं अधिकांश जनसंख्या हमारे देश की शोषण का शिकार हो सकती थी। इसलिए हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी जगह दिया और पूरी तरह से हमने समाजवाद को भी लागू नहीं किया, इसलिए कि यदि हम पूरी तरह से समाजवाद लागू भी करना चाहते तो हम लोगों के हित में लागू नहीं कर पाते, कारण हमारे देश के संसाधन सीमित थे और हमारे देश में पूंजी की कमी थी और हमारे देश के पास इतने सारे टेक्नोलॉजीज नहीं थे कि हम अल्प समय में अधिक से अधिक क्षेत्रों में निवेश का विस्तार कर सके, उद्योग धंधों का विकास कर सके और उसको पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण के प्रभाव में रख करके उसका कार्यान्वयन कर सकें। इसीलिए कई ऐसे क्षेत्र थे, कई सेक्टर थे जिनको हमने, प्राइवेट सेक्टर को हमने उनमें छूट दी कि आप वहां पर निवेश कीजिए, आप वहां पर इंडस्ट्री लगाइए और उत्पादन कीजिए, जिससे देश की हर हिस्से में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले और लोगों को इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से रोजगार भी मिले। तो ये जो हमारी सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था थी जिसे हमने अपनाया वो थी मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन अब कहने में ऐसा लगता है या देखने सुनने में लगता है कि ये तो 50-50% ऐसा हुआ होगा। नहीं, मिश्रित अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरह झुकी हुई है, यानी इसमें जो पूंजीवाद का प्रभाव है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ही ज्यादा है। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो भाग है, जो हिस्सेदारी है, वो बहुत ही कम है और इस कारण यदा कदा यह भी देखने को मिलता रहा है कि कई सारे हमारे देश के लोग ट्रेड यूनियन का आपने नाम सुना होगा, ऐसे संगठन क्यों हुए? क्योंकि लोगों का प्राइवेट सेक्टर में शोषण हो रहा था और शोषण होने के कारण लोग समय समय पर हड़ताल करते थे, आंदोलन करते थे। तो आज इस पर बहस क्यों है मित्रों? आज इस बिंदु पर बहस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारा देश निजीकरण की ओर जा रहा है और निजीकरण मेरी नजरों में यह पूंजीवाद की ही उर्वर भूमि है। जब हम निजीकरण का बढ़ावा देते हैं यानी हम पूंजीवाद को आमंत्रित करते हैं और जब हम पूंजीवाद को अपनाते हुए पूरी तरह से पूंजीमय हो जाते हैं, तब धीरे धीरे हमारा देश साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ने लगता है। और दोस्तों, यह किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही
बहुत ही खतरे की बात है। कोई भी लोकतांत्रिक देश यदि वह अपने हित की रक्षा न कर सके तो वह किस बात का लोकतंत्र है। वहां अगर लोगों का तंत्र है, लोगों द्वारा जो है लोगों के लिए शासन है, तो लोगों की जो भी वहां के संसाधन है वो लोगों के लिए खर्च होने चाहिए, जिससे लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसा हमने कहा, इसको अगर बढ़ावा दिया गया तो इसलिए बढ़ावा दिया गया कि इसमें बहुत सारी, जहां पर हमारी सरकार की पहुंच नहीं है वहां प्राइवेट सेक्टर द्वारा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए और अधिक से अधिक लोग अपना विकास कर सके। परंतु दोस्तों, आज जिस तरह से हमारी वर्तमान सरकार पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है, निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था और भविष्य के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है। दोस्तों, मुझे हैरानी होती है कि वो लोग जिन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, आज वो लोग पूंजीपतियों का साथ और पूंजीपतियों के विकास की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जब मान लेते हैं इंडियन रेलवे को अगर किसी भी पूंजीपति के हाथ में दे दिया जाता है, अगर वह उसमें अपना कुछ भाग निवेश करेगा तो क्या वह जो उसके द्वारा, उस रेलवे के द्वारा जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा, क्या उसमें उसकी हिस्सेदारी नहीं होगी? यानी आने वाले समय में हम ऐसी व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं कि जहां पर रेलवे द्वारा होने वाली इनकम हमारे सरकारी खजाने में जा रहा था और उस पर हमारी सरकार का 100% स्वामित्व होता था। यानी सरकार का स्वामित्व होना यानी जनता का स्वामित्व होना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या किसी भी रूप में, वह भविष्य में या वर्तमान में वह जनता के लिए ही खर्च होता है। परंतु जिस तरह से हमारे देश में पूंजीवाद का मार्ग खोला जा रहा है निजीकरण के द्वारा, वह यह इंगित करता है कि हम अपने देश के संसाधनों को भविष्य में कम रूप में देखेंगे। जो भी हमारे देश की रेवेन्यू कलेक्शन थी, जो भी इनकम थी, वो कम होगी, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब होगी और जन कल्याणकारी योजनाओं को में पैसे खर्च करने के लिए हमारे देश में मुद्रा की भारी कमी होगी, जिसका दुष्परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूँगा। यदि इस पर आप कोई आंकड़े के साथ बात करने की आप पेशकश करेंगे तो मैं उस पर अपने आंकड़े भी प्रस्तुत कर सकता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं निजीकरण के पूर्णतः समर्थन न करते हुए उसको मैं ये चाहता हूँ कि उसको आंशिक रूप में ही जहाँ संभव हो, जहाँ विशेष आवश्यकता हो वहीं पर लागू किया जाए। अदरवाइज निजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है और हमारे देश को समाजवादी अर्थव्यवस्था के तहत कार्य करना चाहिए ताकि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार।